नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हर दिल अजीज मालती जोशी जी की एक कहानी सन्नाटा लेके आई हूँ। दर्पण के सामने देर तक बैठने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। मेकअप की हल्की सी परत एक जादू सा कर गई थी। वह अपने ही प्रतिबिंब पर मुग्ध हुई जा रही थी। कौन कहेगा कि वो 50 को पार कर रही है। उसका कुछ भी तो नहीं बदला। उम्र के साथ चेहरा थोड़ा भर गया है। बालों में इक्का दुक्का रुपेले तार झिलमिला रहे हैं। बस, पर इन बातों ने तो उसके सौंदर्य को गरिमा ही प्रदान की है। अब तो सारा दिन भागम भाग में बीतता है। बिंदी लगाने भर को वह आईने में झांक पाती है। नहीं तो एक समय था जब वह घंटों आईने के सामने बैठकर खुद को निहारा करती थी। उन दिनों कॉलेज में उसके रूप के चर्चे थे। इसी रूप जाल ने तो गिरीश को बांधा था। इसी के बल पर तो वह बिना किसी दान दहेज के इतने बड़े घर में आ गई थी। बड़ा घर याद आते ही उसका मन कसेला हो उठा, जैसे दांतों के नीचे कोई कड़वी चीज आ गई हो। बीते दिनों की स्मृतियों में कोई मधुर रागिनी नहीं छेड़ी, बल्कि मन में एक टीस सी उठी। वह एक झटके के साथ उठी और कपड़े की अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई। बेकार की बातों से वह इस समय अपना अच्छा भला मूड बिगाड़ना नहीं चाहती थी। साड़ी का चुनाव वाकई एक समस्या थी। अपनी रोजमर्रा की साड़ियों की ओर तो उसने झांका भी नहीं। साल दर साल उन्हें ही पहनकर वह ऊब चुकी थी। कुछ साड़ियाँ जो समारोह के लिए खरीदी थी, पर हर कपड़ा हर मौके पर खिलता थोड़े ही है। साड़ी ऐसी हो जो अवसर विशेष के अनुकूल हो और उसकी सौम्य और सोबर इमेज बनाए रखे। कपड़ों को उलट पलट करते हुए उत्तरा को निशी बेहद याद हो आई। वह होती तो क्या उसे इतना सोचना पड़ता। वह होती तो पता नहीं कब से मुनासिब सी साड़ी, मैचिंग चूड़ियाँ, पर्स और चप्पलें सब कुछ निकाल कर रख चुकी होती। उसके रहते मजाल है जो मम्मी कुछ उल्टा सीधा पहनकर या बेतरतीब से बाल लपेटकर बाहर चली जाए। कपड़े ही नहीं, उसका तो घर की हर समस्या पर अधिकार था। कोई भी काम उस पर छोड़कर निश्चित हुआ जा सकता था। उसके रहते घर कैसा भरा पूरा सा लगता था, इस तरह द्वीपों में बटा हुआ नहीं था। उत्तरा को जब पीएचडी मिली तब निशी मुश्किल से 16 साल की थी। स्टाफ मेंबर्स पार्टी के लिए इसरार कर रहे थे। उसने सोचा कहीं कैंटीन में कुछ खिला पिला देगी, पर निशी अड़ गई। कॉलेज में क्यों मम्मी, क्या तुम्हारा घर नहीं है? और पार्टी का सारा प्रबंध उसने अकेले ही किया। खाना तो खैर बनवाया था, पर प्लेटें, चम्मच, नैपकिन्स, बर्फ, यहाँ तक कि पान सुपारी और जर्दे की व्यवस्था भी उसने इतनी सुगढ़ता से की थी कि सब चकित रह गए। लोग अब फिर पार्टी मांग रहे थे, पर अब उत्तरा की हिम्मत टूट गई। यूं कहने को घर में आशु भी है, पर आशु, उसने आवाज दी, पर जैसा कि वह जानती थी कोई जवाब नहीं आया। आजकल तो वह बस अपने पापा के आसपास ही मंडराती रहती है। निशी भी थी तो आंसू उसके साथ लगी रहती थी। उसकी शादी क्या हुई, दोनों लड़कियां हाथ से निकल गई। आशु, इस बार आवाज थोड़ी ऊंची थी और तल्ख भी। क्या है मम्मी? मूर्तिमान बेजारी बनकर आंसू सामने आकर खड़ी हो गई। उसके लहजे से उत्तरा का पारा चढ़ गया। वह भूल गई कि उसने क्यों बुलाया था। ऊंचे स्वर में उसने पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलना नहीं है क्या? कहाँ? ओह, आज आपका फंक्शन है ना? सॉरी मम्मा, मेरा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पापा को बुखार है। कोई नई बात है? नई न सही, पर ऐसी स्थिति में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। 2 घंटे महादेव उनके पास बैठ सकता है। सो तो है, पर मम्मी, वहाँ सारी साहित्यिक बातें होंगी, मेरी समझ में तो कुछ आएगा नहीं, वैसे ही बोर हो जाऊंगी। ठीक है, उत्तरा ने विषय समाप्त करते हुए कहा। आशु जैसे प्रतीक्षा ही कर रही थी, तुरंत पलटकर चल दी। उत्तरा देर तक उसे देखती रही। इन दिनों वह एकदम अपनी माँ की प्रतिकृति सी बनी जा रही है।
पर मन से कितनी दूर फिक गई है। इसके विपरीत निशी एकदम अपने पापा पर गई है, पर बचपन से ही अपनी मम्मी की बेटी रही है। पिछले दिनों से तो वह बेटी से ज़्यादा सखी रही है। कोई भी बात उसने निसंकोच कहकर वह हल्की हो जाती थी। निशी बड़ी बहन की तरह सांत्वना देती, धीरज बंधाती, कभी कभी तो उसका पक्ष लेकर पापा से भिड़ भी जाती थी। शादी होते ही लड़कियां कितना बदल जाती है, सारी माया ममता पता नहीं कहाँ खो जाती है। अब तो बस निखिल और मंटू, निशी की दुनिया इन दोनों में सिमट कर रह गई है। मम्मी दोबारा अपनी बेजारी जताते हुए आंसू सामने आकर खड़ी हो गई। वो लोग आ गए। अरे 4 बज गए क्या? उसने चौंक कर घड़ी देखी। आशु, उन्हें बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, मैं बस आ रही हूँ। अपने को आखिरी बार आईने में देखने के लिए वो मुड़ी तो उसे आंसू का खिंचा खिंचा चेहरा परिलक्षित हुआ। उत्तरा जल भुन गई। मेरे मेहमानों को एक ग्लास पानी पिलाने में इसकी जान जाती है। पापा के लिए हर आधे घंटे बाद चाय बनाते समय इसके हाथ नहीं थकते। वह बुदबुदाई, पर सारा गुस्सा भीतर ही भीतर पी गई। इस समय वह अपना मन एकदम प्रसन्न रखना चाहती थी। हेलो एवरीबॉडी कहते हुए वह खुशनुमा अंदाज में हॉल में गई। वहां पर सतीश मेहता अकेला ही बैठा हुआ था। सामने ट्रे में पानी से भरा ग्लास अनछुआ रखा था। चलो, उसने कहा। बाय ऑल मीन्स मैडम, कहते हुए खड़ा हो गया, पर एकदम ठिठक गया। अंकल नहीं चलेंगे? दरवाजे तक पहुंच गई थी उत्तरा, पर देखा सतीश अभी भी वहीं खड़ा है। नहीं, अंकल नहीं चलेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। स्वर को यथासंभव तल्ख बनाते हुए उसने कहा। और आशु जी? सतीश ने धीरे से लेकिन उत्साह में कहा। नहीं, वह कैसे आ सकती है? उनके पास भी तो कोई चाहिए। वैसे तो मेरा जाना भी मुश्किल था, पर तुम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन रखा है। और यह कहते हुए वह खटाखट सीढ़ियां उतरकर गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। मेहता को मजबूरन साथ आना पड़ा, पर उसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए, अपनी सीट पर बैठते हुए और गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी आंखें बराबर बंद दरवाज़ों और खिड़कियों के पर्दों पर लगी हुई थी, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। बेचारा सतीश, उत्तरा को उस पर दया हो आई। बेचारा जान छिड़कता है आशु पर वह लड़की है कि 1 मिनट पापा को आंखों की ओट नहीं करना चाहती। साथ नहीं आई न सही, पर गुड लक कहने के लिए दरवाजे पर तो आ सकती थी। गुस्सा तो उसके पापा पर आता है। ऐसे नाजुक मिजाज हैं कि हर पल किसी का आंचल थामे रखना चाहते हैं। 5 बहनों में अकेले भाई, खूब लाड प्यार से पाला गया। अम्मा जी ने तो एकदम आग की पुतली की तरह सहेजा उन्हें। तभी तो यथार्थ की धरती पर पैर रखते ही उनका दम फूल जाता है। जिस बीमारी का आशु ने इतना हुआ बना रखा है, उसकी नब्ज निशी ने खूब पकड़ी थी। कुछ नहीं है मम्मी, ये सब जॉब सिकनेस है, जिम्मेदारियों से भागने के बहाने हैं। इन्हें सारे झंझटों से मुक्ति दे दीजिए, फिर देखिए इन्हें कुछ नहीं होगा। बात एकदम सही थी। चाहे बिजली का बिल भरना हो, हाउस टैक्स हो, बच्चों का एडमिशन करवाना हो या खेत से गेहूं लदवाने हो, गिरीश को कल्पना मात्र से बुखार होने लगता। बुखार न आता तो पीठ अकड़ जाती, सिर फटने लगता। बच्चों की हारी बीमारी में भी कभी उनका सहारा न मिला। निशी की सगाई के समय तो वे अस्पताल में ही भर्ती हो गए थे। बच्चों की दादी जब तक रही, बेटे की बीमारी पर घर सिर पर उठा लेती। उनकी इस हाय तौबा में मूल प्रश्न बिला जाता। बहू को बार बार कोसती। अकेला आदमी बेचारा कहाँ तक बोझा ढोता फिरेगा। एक लड़का ही होता अगर। यह बात वह कुछ इस अंदाज से कहती कि मानो बेटा होता तो सीधा झूले से उतरकर बाप का हाथ बटाने पहुंच जाता। अम्मा जी की मृत्यु के बाद तो गिरीश एकदम निराश्रित हो गए। पहले तो उन्होंने उत्तरा का सहारा लेना चाहा, पर ऐसी संवेदनशील सेवा वह कैसे कर सकती थी, कब करती? आखिर बच्चे भी तो उसी को पालने थे। नौकरी भी तो अब शौकिया नहीं रही थी, वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी। बड़ा घर मात्र एक छलावा था। सारे सब्ज बाग दूर के ढोल निकले। वकालत की एक तख्ती जरूर टांग रखी थी दरवाजे पर, ताकि कोई यह न कहे कि वह निठल्ले हैं, बीवी की कमाई खाते हैं। शेष तो सब उत्तरा ही जानती है या उसका ईश्वर।
पत्नी से निराश होकर अब उन्होंने आशु का दामन थाम लिया है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि इस तरह वे लड़की को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं कैसे उसके मन में यह भय बैठ गया है कि उसकी शादी होते ही पापा एकदम अकेले पड़ जाएंगे। अकेलापन क्या इतना भयानक होता है? आखिर उत्तरा भी तो जी रही है। वह तो बरसों से भीड़ में भी अकेलापन झेल रही है। उसने तो कभी शिकायत नहीं की। मैडम, वह जैसे हड़बड़ाकर अपनी तंद्रा से जागी। मछली की तरह फिसलती हुई गाड़ी कब कॉलेज पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। पोर्च में उसके कुछ कनिष्ठ सहयोगी और विभाग के छात्र छात्राएं स्वागत के लिए खड़े थे। गाड़ी से उतरते समय उसकी मन स्थिति बड़ी अजीब सी थी। अपने ही कॉलेज में इस तरह मेहमान बनकर जाने में उसे अटपटा लग रहा था। वह तो बार बार मना कर रही थी पर बच्चे नहीं माने। उसका गौरव, उसका सम्मान जैसे सबको हो गया था। इसे वे कैसे व्यर्थ होने देते? सब कुछ इतना अनपेक्षित था कि उत्तरा स्वयं हैरान हो गई थी। वर्षों के अध्ययन और परिश्रम के बाद उसने एक भारी भरकम पुस्तक लिख डाली थी, भारतीय नारी की सामाजिक चेतना, उदय और विकास। बड़ी मुश्किल से तो वह प्रकाशक जुटा पाई थी। उसे उस समय यही आशा की थी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा खरीद ली गई तो पुस्तक कॉलेज के पुस्तकालयों में पहुंच जाएगी। 4 लोग इसे पढ़ेंगे तो उसका श्रम सार्थक हो जाएगा। पर आश्चर्य, पुस्तक तो अकादमी पुरस्कार जीत गई। उसे तो सुनकर कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके छात्र जगत में तो आनंद की लहर दौड़ गई। पुरस्कार समारोह तो राजधानी में अगले महीने होना था, पर उन लोगों ने कॉलेज में उसके लिए पहले ही सम्मान समारोह आयोजित कर दिया। उसे हमेशा अपने विद्यार्थियों से इतना आदर और स्नेह मिलता रहा है कि छात्र अनुशासनहीनता की पुकार मचाने वाले उसके सहयोगी अक्सर उससे ईर्ष्या करने लगते। उसे पहले तो फूल मालाओं से लाद दिया गया, फिर भाषणों का दौर प्रारंभ हुआ। छात्र तो उसकी इस उपलब्धि पर गदगद थे ही, पर कुछ सहकर्मियों ने भी जब उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। प्राचार्य महोदय ने भी 2 शब्द बोले। उत्तरा के कारण उनका यह कस्बाई कॉलेज देश के नक्शे में आ गया था। प्रमुख अतिथि थे जिलाधीश महोदय। उसे सम्मान का प्रतीक वीणा पाणी मूर्ति में भेंट करते हुए उन्हें भी औपचारिकता पूर्वक स्तुति में 2 शब्द कहने पड़े। वह सुनती रही और सोचती रही, काश आशु यहाँ होती, उसके पापा होते। वे लोग जरा देख तो लेते कि घर के बाहर उसे कितनी इज्जत मिलती है, कितना प्यार मिलता है। पर वे यहाँ आते ही क्यों? पत्नी की गौरव गाथा सुनने का सामर्थ्य उनमें कहा, तभी ना बुखार हो आया। उस दिन जब कुछ लोग ये सुसंवाद लेकर घर पहुंचे थे, तब भी तो वे सहज भाव से उसे झेल नहीं पाए। कैसी रोनी सी आवाज में बोले थे, भाई हमने तो इन्हें पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। जितना समय मिलता है अपने विषय को दो, घर बार की चिंता छोड़ दो, उसे हम संभाल लेंगे। अपन कोई बड़े विद्वान नहीं है, बस इतना ही योगदान दे सकते हैं। उनके हर शब्द से झांकते हुए हीनता बोध ने उसे इतना नहीं कचोटा जितना उनके झूठ ने। मन हुआ सबके सामने उन्हें बेनकाब कर दे, बता दे कि वह कितना घर द्वार देखते हैं, पर चुप बनी रही। कभी कभी सुखी गृहस्थी का नाटक भी कितना जरूरी हो जाता है। इस समय भी वह प्रसंग याद आते ही उसका मन फुकार उठा। सम्मान की सारी खुशी, सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। रात रात पर जागकर आलेख तैयार किया था, पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो एक शब्द भी याद नहीं आया। पहली बार कागज की जरूरत महसूस हुई। सुनने वालों ने समझा भाव विवल हो जाने से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई है, नहीं तो वह साक्षात सरस्वती है। लौटते समय आधा दर्जन लोग साथ थे। फूल मालाएं और भेंट सामग्री उन्हीं के हाथ में थी। दरवाज़ा वैसे ही बंद था। चलते समय न तो किसी ने विदा किया था, न अब वहाँ कोई स्वागत के लिए खड़ा था। अब चलेंगे मैडम, किसी ने कहा तो लगा मन पर हथौड़े की चोट पड़ी है। इतने बड़े हंगामे के बाद ये लोग उसे एकदम अकेला करके चले जाएंगे। कल्पना से ही वह सिर उठी। ऐसे कैसे चले जाओगे? एक एक कप कॉफ़ी पीते जाओ। और फिर उसने दरवाजे की घंटी को जोर से दबा दी, इतने जोर से कि उसकी आवाज़ से सन्नाटे की धज्जियाँ उड़ गई। अंत में आप लोगों से एक अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।